है। दुनिया का पहला टच स्क्रीन फोन आईफोन नहीं बल्कि IBM साइमन था, जिसे 1994 में बेचा गया था। ये वही दौर था जब गिने चुने लोगों को ही मोबाइल से फोन लगाया जा सकता था। उस वक्त इससे किसी को भी कॉल कर सकते थे और इसकी इसी खासियत की वजह से इसके 50,000 पीसेस बिके थे। लेकिन मोबाइल की तरक्की का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग दौर था कैमरा फोन्स का। हालांकि अगर आपको भी यही लगता है कि दुनिया में पहला कैमरा फोन लाने का श्रेय सोनी इरिक्सन को जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोनी इरिक्सन से पहले किसी और कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। किंतु किसने किया था ये आविष्कार? इसका जवाब जितना हैरान कर देने वाला है, उतना ही हैरान कर देने वाला सच ये भी है कि दुनिया में सबसे पहला मोबाइल लाने का क्रेडिट जिस मोटरोला को जाता है, उसका इन दोनों फोन से कोई भी वास्ता नहीं था। सही सुना आपने, क्योंकि मोटरोला से पहले इसे लाने का काम उस नोकिया ने किया था, जिसका नाम आज बस नाम बनकर रह गया है। लेकिन ये कौन सा फोन था? मोबाइल की दुनिया के इन्हीं अलग अलग आविष्कारों को जानेंगे हम इन आवर टुडेज वीडियो की बात है। जब टीवी स्क्रीन्स और थिएटर्स में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में चलती थी, हर 2 गली नुक्कड़ के बाद एक टेलीफोन बूथ दिखता था, जिससे बस एक फोन लगाने के लिए लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता था। लेकिन ये लंबे इंतजार का दौर भी जल्द बदल गया जब 1947 में नोकिया की ही एक अमेरिकन कंपनी बेल लैब्स ने दुनिया को टेलीफोन्स के उलझे हुए कॉर्ड्स को सुलझाने का रास्ता दिखाया। पर रुको, क्योंकि पिक्चर में अभी तक मोबाइल फोन्स ने एंट्री नहीं मारी है, बल्कि नोकिया लेकर आया था कार फोन्स, जिसमें बेसिकली उन्होंने फोन के लंबे कॉर्ड्स को पीछे छोड़कर सेलुलर टेलीफोनिक कॉन्सेप्ट से जगह जगह टेलीफोन टावर सेट करके इस 36 किलो के यंत्र को गाड़ियों में फिट कर दिया था। लेकिन चाहे लोगों ने कार फोन्स को कुछ ज्यादा ही क्यों ना पसंद किया हो, पर इसके डायल को घुमाने के लिए लोगों को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था। इसलिए ये टेक्नोलॉजी सही मायनों में पोर्टेबल फोन नहीं कहलाई जा सकती थी। हालांकि ये वक्त तब बदला जब 1973 में नोकिया के इसी सेलुलर टेलीफोनिक कॉन्सेप्ट को लेकर मोटरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने दुनिया के सामने डायनाटैक 8000X रखकर उसे उसके फ्यूचर से मिलवाया और दुनिया के इसी पहले और नए हैंडल पोर्टेबल सेल फोन का कॉन्सेप्ट और डिजाइन मोटरोला के मीटिंग रूम में नवंबर 1972 से बनना शुरू हुआ, जिसके बाद 3 महीनों के अंदर 1973 में इसका प्रोटोटाइप बन के रेडी हुआ। और लोगों तक इस चमत्कारी इनोवेशन को पहुंचाने के लिए मार्टिन ने इस 1.1 केजी के प्रोटोटाइप से दुनिया का सबसे पहला वायरलेस कॉल 3 अप्रैल 1973 में किया था। वो भी और किसी को नहीं, बल्कि अपने ही जानी दुश्मन नोकिया के इंजीनियर डॉक्टर जोएल एस एंजल को। लेकिन चाहे मार्टिन और उनके ग्रुप ने दुनिया को सेल फोन का टेस्ट 1973 में क्यों न दिया हो, पर जनता को इसका पूरा लाभ पूरे 10 साल बाद 1983 में मार्केट में डायनाटेक के एंट्री के बाद उठाने को मिला। जिस कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने में मोटरोला को न सिर्फ 10 साल लगे, पर उस पर 743 करोड़ का खर्चा भी करना पड़ा था। और करोड़ों के खर्चे और दिन रात की मेहनत के बाद पब्लिक के सामने ये 790 ग्राम और 10 इंच का फोन कम शू बॉक्स हाजिर था। पर हैरानी की बात ये थी कि इसी ईंट जैसे फोन को पूरे 10 घंटे चार्ज करने के बाद सिर्फ 35 मिनट तक जिंदा रखा जा सकता था। यही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 जितने नंबर्स ही सेव किए जा सकते थे। और इसी लो स्टोरेज और इसी धीमी गति वाला दुनिया का पहला मोबाइल फोन लोगों को पूरे 3 लाख का पड़ता था, जो आज के दिन में करीबन 7 लाख जितना होगा। अब आई नो 3 लाख कुछ ज्यादा ही महंगा सुनाई देता है, पर ये मत भूलो कि जैसे आज के लोग नए से नए फोन के मॉडल को खरीदने के लिए किडनी बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो सोचो 1983 में बिना वायर के फोन घुमाना कितना रिवॉल्यूशनरी होता होगा। पर महंगे दामों में ईंट वाला मोबाइल कोई कंपनी कब तक बेचेगी? शायद इसी सोच के चलते मोटरोला ने नींव रखी मोबाइल के इवोल्यूशन की, जिसके लिए उसने 1989 में फ्लिप फोन का आविष्कार किया, जो देखने में बिल्कुल एक वॉकी टॉकी की तरह था, लेकिन असल में वॉकी टॉकी नहीं बल्कि एक माइक्रोटैक 9800X मोबाइल था। पर आप तो जानते ही हैं, दुनिया में एक से बढ़कर एक मोबाइल कंपनीज हैं और हम तो यहाँ मोबाइल्स के बदलते वक्त की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए तो मोटरोला के थोड़े टिपिकल मॉडल को टक्कर देने मार्केट में आया नोकिया, जिसका मकसद बस एक ही था, कम दामों में लोगों की मोबाइल से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जरूरत को पूरा करना। क्योंकि इससे पहले मोटरोला ने अपने मोबाइल को 2 लाख रुपए तक में बेचा था, साथ ही घंटों चार्ज होने के बाद भी वो सिर्फ कुछ मिनट ही चलते थे। इसलिए नोकिया ने ऐसे मोबाइल बनाना शुरू किया जो मोटरोला से सस्ते थे, ड्यूरेबल थे और उन्हें पैंट की जेब से लेकर हाथों की उंगलियों के बीच कहीं भी फिट किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इसी दौरान नोकिया ने पहला ग्लोबल सिस्टम फोन बनाया था, जो फोन कॉल्स के लिए ग्लोबल नेटवर्क पे काम करता था। उसी वक्त मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर की पकड़ को बढ़ता देख अपना नाम बनाए रखने के लिए मोटरोला ने लॉन्च किया स्टारटैक, जो एक फ्लिप होने वाला फोन था। और आप तो जानते ही हैं, फ्लिप मॉडल वाले मोबाइल्स ने
कितना तहलका मचाया था, तभी तो कंपनी ने इसके 60 मिलियन हैंडसेट्स बेचे थे। हालांकि कंपनी का ये पहला फ्लिप फोन नहीं था। इससे पहले भी 1989 में अपनी ईंट का जवाब 300 ग्राम के हैंडसेट से देकर जिस मोटरोला ने माइक्रोटैक 9800X को लॉन्च किया था, वो भी फ्लिप फोन ही था। और इस फ्लिप फोन के बाद बारी आई हमारे बेरंग मोबाइल में रंगों को भरने की, और इन्हीं रंग बिरंगे मॉडल्स को लेकर 1998 में सीमेंस S10 का आविष्कार हुआ, जो बना कलर डिस्प्ले वाला पहला फोन। बिकॉज इस फोन में मोनोक्रोमेटिक स्क्रीन की जगह रेड, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट कलर्स का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद 2001 से 2003 तक आने वाले सभी मोबाइल्स में ब्लूटूथ, कॉन्टैक्ट, इमेज जैसे फीचर्स आने लगे थे। फिर दस्तक दी कैमरा फोन्स ने, जिसे वैसे तो सबसे पहले जापान में 2000 में शार्प JSH04 नाम से लॉन्च किया गया था, लेकिन ये फोन सिर्फ जापान में ही उपलब्ध था। इसलिए उसी वक्त मार्केट की डिमांड को समझते हुए सोनी एरिक्सन ने T68i की शुरुआत की, जिसमें फोन के साथ कैमरा बतौर एसेसरीज मिलता था। और फिर ठीक 3 साल बाद सोनी ने Z1010 फ्रंट कैमरा फोन को भी लॉन्च किया, ताकि लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें कर पाएं। लेकिन इन सभी कंपनीज की बनी बनाई मेहनत पर पानी तब फिरा जब 2007 में ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कुछ सेंटीमीटर्स के स्क्रीन को बड़े स्क्रीन के साथ रिप्लेस करने के लिए मार्केट में आया आईफोन। अब जहां एक तरफ अमेरिका में स्टीव जॉब्स ने दुनिया को उसका पहला स्मार्टफोन और iOS दिया था, वहीं उसे टक्कर देने के लिए गूगल के खजाने से एंड्रॉइड ने एंट्री मार ली थी, जिस पर चलने वाला पहला फोन 2008 में HTC ड्रीम के रूप में दुनिया के सामने आया था। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया भर के हाथों में स्मार्टफोन्स पहुंचाने का काम HTC और सैमसंग जैसे बड़े बड़े विदेशी कंपनियां कर रही थी, वहीं इंडिया के मिडिल क्लास घरों में अपना खुद का पहला स्मार्टफोन लाने का काम माइक्रोमैक्स ने किया था, जब 2008 में उसने XLI मॉडल लॉन्च करके अपनी कंपनी का सबसे पहला मंथ लॉन्ग बैटरी वाला फोन इंडिया को दिया। और ये बड़ा धमाका करने के बाद माइक्रोमैक्स ना ही इंडिया का लीडिंग स्मार्टफोन मेकर बन गया, पर साथ ही 2014 में वो इंडिया में सैमसंग के सेल को भी बीट करके आगे बढ़ गया। पर माइक्रोमैक्स के इसी स्टार वाले मूवमेंट्स को कुचलने के लिए पिक्चर में जियो ने एंट्री मार ली। अब बेसिकली सीन ऐसा था कि माइक्रोमैक्स के फोन्स 3G नेटवर्क पर चलते थे, पर चाहे ये कितने भी फास्ट क्यों ना हो, लोगों को इससे भी बेटर और फास्टर चीज जियो के 4G नेटवर्क से मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है, कोई क्यों पुराने और स्लो चीजों पर ध्यान देगा, है ना। और इसीलिए मार्केट की डिमांड को पूरा ना कर पाने की वजह से लोगों ने माइक्रोमैक्स को टाटा बाय बाय बोल दिया। और माइक्रोमैक्स के इसी डाउनफॉल का फायदा उठाकर इंडियन मार्केट में चाइनीज कंपनी जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo जैसे लोगों ने एंट्री मार ली, जिन्होंने सस्ते में हाई क्वालिटी फोन्स बेचकर हमारे पब्लिक के जहन में छाप छोड़ दी, जो छाप कुछ इतनी परमानेंट थी कि 2020-21 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में पहले 6 कंपनीज में से 4 पर तो इन चाइनीज कंपनी का ही नाम आता है। पर माइक्रोमैक्स ऐसा अकेला ब्रांड नहीं था जिसे एडजस्टमेंट इश्यूज के चलते मार्केट से बाहर होना पड़ा था, क्योंकि ऐसा ही सेम हाल नोकिया और मोटरोला का भी हुआ था, जब दोनों ने ही बदलते टाइम के साथ खुद को बदलने से सरासर इनकार कर दिया था। यानी जहां पूरी दुनिया एंड्रॉइड और iOS के द्वारा स्मार्टफोन्स की ओर रुख मोड़ रही थी, तब इन्होंने एंड्रॉइड को ठुकरा दिया, जिसके चलते लोग इनको इग्नोर मार के बिगर और बेटर थिंग्स की ओर चलने लगे। और एक टाइम पर फोन मार्केट पर राज करने वाले इन दो ब्रांड्स का दुनिया से नामो निशान ही मिट गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जिस मोटरोला और नोकिया ने लोगों को मोबाइल्स की जरूरत महसूस करवाई थी, वो अचानक मार्केट से कैसे गायब हो गए। वेल, इसकी वजह है कमर्शलाइजेशन, क्योंकि प्रोडक्ट्स चाहे मोबाइल फोन हो या सिम कार्ड, बिना एडवर्टीजमेंट के उन्हें कोई नहीं जानता, खास तौर पर तब जब वो फोन्स कितनी बेचने पर मिलने वाले हो। और इससे कमर्शलाइजेशन की इम्पोर्टेंस को समझाया था सैमसंग ने, जिसने अपने गैलेक्सी S6 को लॉन्च करते वक्त उसकी बैटरी की खासियत को बताने के लिए लोगों को फास्ट चार्जिंग की इम्पोर्टेंस को समझाया था। इस स्ट्रेटजी का कंपनी को इतना फायदा हुआ कि इस फोन को ग्लोबल सेल्स में 3rd पोजीशन मिली थी। इतना ही नहीं, मार्केट में हर तरफ फैले हुए चाइनीज ब्रांड्स ओप्पो, वीवो ने भी अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए 2017 में 2200 करोड़ रुपए सिर्फ अपने फोन्स की मार्केटिंग पे खर्च किए थे, जिसमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल एडवर्टाइजिंग सभी शामिल थे। एंड एज अ रिजल्ट उनका नाम आज न सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी स्टैब्लिश हो गया है, क्योंकि एक तो इनके फोन्स बजट फ्रेंडली होते हैं, साथ ही वो अपने यूजर को बेटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रोवाइड करते हैं। जबकि मोटरोला, नोकिया, सोनी जैसी कंपनीज ने इनोवेशंस के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया था, और उनके इसी बंद दरवाजे पे ताला लगाने का काम किया सभी चाइनीज ब्रांड्स ने। इनफैक्ट पिछले साल जब पैंडेमिक की वजह से सभी इंडस्ट्रीज ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, उस वक्त भी चाइनीज ब्रांड्स ने 1200 करोड़ रुपए सिर्फ अपने फोन की एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए थे। इस सबसे एक बात साफ दिखाई देती है कि मोबाइल फोन्स ने 1983 से लेकर आज तक सिर्फ अपने स्क्रीन ही नहीं बदले, बल्कि कैलकुलेटर से लेकर कैमरास तक सबकी दुकानों
पर ताला लगा दिया है, क्योंकि आजकल कुछ फोन्स में कैमरास इतने टॉप क्लास हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे बंदे को प्रोफेशनल कैमरे की जरूरत ही क्या होती होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल तो स्मार्टफोन्स ने गेम स्ट्रीमिंग के जरिए वीडियो गेम्स का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अगर इसी स्पीड से फोन की इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी तो उसके हिट लिस्ट पर अगले नंबर पर कौन से इंडस्ट्री का नाम लिखा होगा, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर